हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी केस स्टडी वाली सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं केस स्टडी नंबर सेकंड के साथ। फर्स्ट वाली हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। सेकंड केस स्टडी है हमारी क्रिस्टल क्लियर कंटेनर्स लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है, इट मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी कंज्यूमर ग्लासवेयर दैट कंबाइंस ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी एंड रिफाइंड डिज़ाइन। तब ये हमें थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि ये कंपनी है क्या। Headquartered in Bharuch, Gujarat, the company operates a fully integrated manufacturing facility equipped with modern technology to ensure superior product standards। तो मतलब कंपनी जो है अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कराती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करती है और काफ़ी टाइम हो गया है इनको। Over nearly 5 decades, 3CL has built a strong trusted brand in the Indian market, particularly known for its technologically advanced, heat resistant and crack proof glassware. Its consistent focus on innovation, quality and customer satisfaction has enabled it to maintain competitive edge in the industry. Okay, ठीक है, अभी हमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बताया। In 1996, reflecting its sustained growth and commitment to corporate governance and transparency, 3CL was listed on the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. Okay, तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि 3CL को 1996 में BSE और NSE दोनों पे लिस्ट करा दिया गया था। Okay, the listing marked a significant milestone in its corporate journey, strengthening its credibility and enhancing the access to capital markets to support expansion, modernization and long-term strategic growth. ठीक है, तो कंपनी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। इट्स इन ग्रोथ मोड, अच्छा ग्रोथ। The company manufactures a diverse portfolio of products including baking dishes, tea and coffee mugs, teapots, storage containers, heat-resistant cookware and स्पेशलिटी सर्विंग ग्लासवेयर। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि एक तो इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें, देखो यहाँ पे कुछ क्रॉकरी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुकवेयर भी और स्पेशलिटी सर्विंग ग्लासवेयर। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि ये जो है क्रॉकरी वाली डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो भी ये सारे डिशेस वगैरह यूज़ होते हैं, जो भी सारे इक्विपमेंट से प्रोड्यूस करते हैं, डोमेस्टिक यूज़ में काम आते हैं। आगे पढ़ते हैं। इट्स प्रोडक्ट्स आर वाइडली अप्रिशिएटेड फॉर देयर सुपीरियर स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस टू थर्मल शॉक, ergonomic डिज़ाइंस एंड सेफ्टी फीचर्स दैट एनहेंस ईज ऑफ हैंडलिंग। 3CL caters to both retail customers and institutional buyers such as hotels, restaurants, cafes and organizational retail chains। तो ये सारे भी यहाँ पे इनके ये बेसिकली कस्टमर्स हैं। Continuous investments in advanced manufacturing processes, quality assurance systems, and product innovation has enabled the company to maintain its leadership position in the premium segment of consumer glassware industry। तो यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कराते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, बिकॉज दे फोकस ऑन क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम्स, प्रोडक्ट इनोवेशन, ठीक है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, और यहाँ पे रेगुलरली इन्वेस्ट भी करते रहते हैं, राइट। तो हमें पता चलेगा कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं, प्लस ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है। तो आगे चल के अगर इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ड्यू टू कोई भी रेपुटेशनल डैमेज आता है, तो वहाँ पे इसको दिक्कत होगी। ओके, इसका कंज्यूमर बेस ख़राब हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। द कंज्यूमर ग्लासवेयर इंडस्ट्री इज़ हाईली कम्पिटिटिव। तो हमें पता चल रहा है कि कम्पिटिटिव एंड लार्जली कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइस सेंसिटिविटी। तो अभी तक हमें लग रहा था कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स दे रही है तो प्रीमियम प्राइसिंग भी चार्ज करती होगी, बट यहाँ पे हमें एक हिंट मिला कि सिंस ये प्राइस सेंसिटिविटी है तो कहीं ना कहीं इसका नेचर प्राइस टेकर का होगा, ठीक है। 3CL का द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड लिमिटेड डिफरेंशिएशन in basic product categories in such market structures, sellers often act as price takers, ठीक है, with market forces largely determining the pricing levels. Despite these constraints, 3CL strives to differentiate itself through product quality, design, innovation and brand positioning। मतलब इतने प्राइस सेंसिटिविटी होने के बाद भी जो 3CL है वो डिफ्रेंशिएट कर ही लेती है खुद को ड्यू टू क्वालिटी, साइज, इनोवेशन, जो भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ब्रांड पोजिशनिंग है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो गई, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। द कंपनी फोकसेस ऑन कॉस्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड कस्टमर सेंट्रिक, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने बता दी। द कंपनीज विजन इज टू बी ग्लोबली ट्रस्टेड लीडर इन इनोवेटिव एंड सेफ ग्लासवेयर सॉल्यूशंस, डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स एंड सोसाइटी। मतलब वो अपने स्टेक होल्डर्स को
सुपीरियर प्रोवाइड करना चाहते हैं, सुपीरियर वैल्यू, तो यहाँ पे अपने स्टेक होल्डर्स को ये अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, नथिंग, ऐसा कुछ अलग नहीं है। इट्स मिशन इज़ टू मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी, ड्यूरेबल एंड एस्थेटिकली डिजाइन क्लासफेयर प्रोडक्ट्स using advanced technology and sustainable practices while ensuring customer satisfaction, operational excellence, long-term value creation and all stakeholders। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं बताया। 3CL follows an annual budgeting process in September for the forthcoming financial year। तो ये एनुअल बजटिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं सितंबर में। द बजट कमिटी चेयर्ड बाय CEO मिस्टर प्रीतम कुमार कंसिस्ट ऑफ मिस्टर नागराज, Mrs. Anita Sharma and Ms. Neha Shah। On 5th September, the committee convened to deliberate on key aspects including projected sales volumes, cost structures, operational capacity utilization and sustainability of profit margins for the upcoming year। तो यानी इनके बीच में कुछ मीटिंग हुई है इन सारी चीज़ों को लेके। रिगार्डिंग वन ऑफ इट्स कोर प्रोडक्ट लाइन्स, बेकिंग ग्लासवेयर, तो बेकिंग ग्लासवेयर इसका एक प्रोडक्ट है। 3CL operates in a highly competitive market where firms including 3CL are largely price takers। The prevailing average selling price was 500 per unit। तो अभी 500 पर यूनिट की प्राइस चल रही है और इनकी सेल्स लगभग 80,000 यूनिट्स की आती हैं। द पैरामीटर्स पर यूनिट कॉस्ट वर एज फॉलोज। ईच यूनिट रिक्वायर्ड 3 hours ऑफ प्रोडक्शन टाइम। तो मतलब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 1 यूनिट को बनाने में इनको 3 hours लगते हैं। सेलिंग प्राइस इनकी कितनी है, 500 है पर यूनिट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अमाउंट्स टू 150। यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकी, डायरेक्ट लेबर इनको, ये सिर्फ हमें किस में दिए हुए हैं, पर यूनिट में। ठीक है, लेबर कॉस्ट इज 90 पर यूनिट एंड वेरिएबल ओवरहेड अमाउंट्स टू 60 पर यूनिट्स। तो वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे यहाँ पे हो गए 60 पर यूनिट। इन एडिशन द एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एट्रीब्यूटेबल टू दिस प्रोडक्ट लाइन अमाउंट्स टू 20 lakhs। तो यानी कि मुझे पता चल गया जो मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो 20 लाख है, तो ये तो चेंज होंगे नहीं। दीज कॉस्ट एंड प्राइसिंग असम्पशंस फॉर्म द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द एनुअल बजट ऑफ 25-26। तो ये सारा हमें 24-25 का डेटा इन्होंने दिया हुआ है, डेटा फॉर FY 24-25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Detailed deliberations and viewpoints expressed in the budget committee during their 5th September meeting are provided in Annexure 1। तो हम आगे देखेंगे Annexure 1 में क्या लिखा हुआ होगा। During the budgeting discussions, emphasis was placed on improving operational efficiency to protect margins in the face of price rigidity. To incentivize productivity improvements, employees in the production department were offered an enhanced labor rate with a group bonus payable upon achieving the targeted production time। टारगेटेड रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम, तो मतलब कि इनका एम है एक तो प्रोडक्शन टाइम में एक रिडक्शन लेके आने का, जिसके लिए वो लेबर रेट को एक तो एनहांस करेंगे, मतलब लेबर रेट को इंक्रीज़ करेंगे और ग्रुप बोनस भी देंगे एम्प्लॉयज़ को। अब देखते हैं किस तरीके से इनकी स्कीम है ये। द टारगेटेड रिडक्शन वॉज सक्सेसफुली अचीव ड्यूरिंग 25-26। कंसिक्वेंटली ऑन 31st March 2026 a provision was created for the group bonus since the obligation had crystallized upon achievement of the performance target। Okay, the company accordingly claimed a deduction for the bonus while computing its taxable income for FY 25-26। तो यानी कि जब उन्होंने अपना प्रोविज़न क्रिएट किया, ठीक है, तभी उन्होंने अपना डिडक्शन ले लिया इनकम टैक्स में। सो इज़ दिस करेक्ट और नॉट? दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि आप तभी डिडक्शन लोगे जब यू हैव एक्चुअली पेड दैट बोनस, राइट। However, the management chose to defer the actual payment of the bonus for 6 months to ensure that the reduced production time was sustainable and not merely temporary। Upon confirmation that the improvement was permanent, तो जो उनका टारगेटेड प्रोडक्शन का रिडक्शन था, ठीक है, वो परमानेंट था, तो इसलिए उन्होंने ग्रुप बोनस को भी पे कर दिया इन December 2026। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप कब उसका डिडक्शन ले सकते हो? इन December 26, नॉट इन, करा था उन्होंने March 26 में, ठीक है, नॉट इन March 26। ओके, ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ऑफ AY 26-27 the assessing officer disallowed the deduction claimed for the bonus। Miss Neha Shah had finance contested the disallowance on the ground that the liability had accrued in 25-26 since the performance condition had been fulfilled within that year। तो इसको ही आई थिंक आगे क्वेश्चंस में या MCQ में या डिस्क्रिप्टिव में इसको डिफेंड करने के लिए बोला जाएगा कि आप बताओ कौन सही है कौन गलत।
आगे बढ़ते हैं. साइमल्टेनियसली अंडरटेकिंग द बजटिंग एक्सरसाइज द मैनेजमेंट ऑल्सो रिवाइज्ड इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रोड मैप. तो अब लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं. It is observed that the domestic consumer glassware segment continue to face intense competition. जैसे हमने देखा था वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है. And sustained pressure on the margins. Recognizing the structural maturity of this market, the board at its meeting held on 30th September 2024 resolved to adopt a two-pronged growth strategy. Okay, मतलब कि two-phased, मतलब जिसके two parts होंगे. Two-pronged का मतलब ये हो गया. First, the company decided to diversify into the manufacture of scientific equipments. तो अभी वो सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे थे, बट अब वो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी बनाएंगे in order to strengthen and rebalance its product portfolio. Second, commencing from 25-26, it resolved to expand into international markets. ठीक है, तो उनको expand भी करना है international markets में to widen its revenue base and mitigate risks arising from domestic competitive pressures. Because since India में वो premium pricing charge नहीं कर पा रहे थे, so they are thinking कि international markets में जाके वो ये सब कर सकते हैं. The proposed product range includes laboratory glassware such as beakers, burettes, cones, condensers, distilling apparatus, flask. ये सारी चीज़ें ये लोग बनाएंगे specialized items. Although the manufacturing process for the consumer glassware and scientific equipments are not identical, तो ये जो processes हैं ये different है, identical नहीं है. तो यानी कि same factory base पर इनका बनना difficult है, नहीं बन पाएंगे. 3CL's existing capabilities are expected to provide strategic support and reduce operational challenges in establishing this line of the business. तो अभी जो उनकी capabilities हैं इनसे उनको strategic support मिलेगा and operational efficiencies, operational challenges जितने भी होंगे वो कम होंगे, तो operational efficiency उनकी increase करेगी. With increasing economic development and growing emphasis on indigenous research and manufacturing, 3CL expects this market to witness sustained growth in the coming decades. ठीक है. Following this strategic decision and after undertaking comprehensive market research and due diligence, the management decided to acquire, अब यहाँ पे लोग acquire भी कर रहे हैं किसको, Scientific Tools Limited, a relatively new yet profitable company engaged in the bulk manufacturing. तो सिंस उनके पास फैक्ट्री बेस नहीं था साइंटिफिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने का, तो इसलिए उन्होंने एक कंपनी एक्वायर कर ली जो ये काम ऑलरेडी करती है, और एक न्यू कंपनी है, यानी कि इनकी पोटेंशियल राइवल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सिंस न्यू है, प्रॉफिटेबल कंपनी है. STL's manufacturing unit is located approximately 8 kilometers from 3CL's facility in Bharuch, offering significant logistical and operational synergies. ज़्यादा दूर नहीं है तो फिर इनको ये सारी synergies भी मिलेंगी. Although STL has established operational infrastructure and a viable business model, it lacked financial strength and scale necessary to pursue substantial expansion. So वो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पास financial strength और necessary scale नहीं था expand करने के लिए. Through its acquisition, 3CL would obtain immediate access to fully functional manufacturing setup. वही उनका गोल था, thereby saving considerable time and capital expenditure that would otherwise be required to establish a new facility from the scratch. सीधी सी बात है, उन्होंने कंपनी को एक्वायर इसीलिए किया ताकि उन्हें स्क्रैच से पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना इस्टेब्लिश करनी पड़े. ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनको मिल जाए, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बहुत मनी बचा उनका. ऑन 8 नवंबर 3CL मेड एन ऑफर टू एक्वायर STL एट 85 पर शेयर. तो 3CL ने ऑफर किया 85 पर शेयर. STL हैड 50 लाख शेयर्स, 50 lakh issued and outstanding shares. During negotiations, however, STL's shareholders demanded a minimum consideration of 80. तो यानी कि अभी हमें ऊपर से पता चल रहा है कि 85 to 90 तक की इनकी ऑफर प्राइस है. आगे देखते हैं. The market price of STL's shares as on 6th November was 80 per share. तो मार्केट प्राइस तो इसका 80 ही है. Okay. The projected cash accruals of STL for the next 3 years were 15, 18, 20. तो देखो अगर हमें इसका वैल्यूएशन निकालनी हो इसकी पर शेयर की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं. अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस 80 है, राइट. तो 80 से हम 85 ऑफ़र कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं, बट वो लोग 90 आस्क प्राइस है उनका. तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 90 जस्टिफाइबल है या नहीं. तो सबसे पहले हमें इनको प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आना पड़ेगा. एक NPV कैलकुलेट करनी पड़ेगी. जब आप वो NPV कैलकुलेट करोगे तो उसको आप कंपेयर करोगे 90 से. अगर वो 90 से ज़्यादा है तब उनका प्राइस वैलिड है, बट अगर वो 90 से कम है तो उनका प्राइस वैलिड नहीं है, हमारी रेंज चेंज हो जाएगी. फिर 3CL's वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10%. तो अगर हम 10% का फैक्टर लेके इसको
प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आएंगे तो हमारा अराउंड 87 के लगभग आ जाएगा। मिस नेहा शाह हेड ऑफ फाइनेंस वाज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैल्यूइंग एसटीएल। तो ये काम मिस नेहा को दिया गया based on the prevailing market expectations using appropriate valuation techniques and recommending an offer price that would be acceptable to both parties। ठीक है। The acquisition was successfully completed in December 2024। Post acquisition 3CL refined its strategic positioning in the scientific equipment segment instead of continuing with bulk manufacturing alone। तो STL bulk manufacturing करती थी बट 3CL ने थोड़ा चेंज किया और उन्होंने bulk manufacturing की जगह focus on customized production टेलर्ड टू दी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। जो भी लेबोरेटरीज के साइंटिस्ट के जो बोल सकते हैं उसको स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जो स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन उनको चाहिए, उसके बेसिस पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर हम प्रोड्यूस करेंगे, 3CL प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सेट्रा। गिवन द स्पेशलाइज्ड एंड स्पेसिफिकेशन ड्रिविंग नेचर ऑफ सच प्रोडक्ट्स द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड to command higher margins and strengthen its competitive positioning in the niche segment। अब देखो, अगर आप थोड़ा एनालाइज करो तो हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहला तो जो इसका कंज्यूमर ग्लासवेयर वाला मार्केट था, ठीक है, 3CL का, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट लीडरशिप पर ये लोग चला रहे थे क्योंकि वहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी और मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, तो इसलिए उन्हें कम प्राइसेस चार्ज करनी पड़ रही थी। बट स्टिल वो कहीं ना कहीं बाकी सबसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहे थे अपनी क्वालिटी वगैरह में, बट स्टिल वहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप ही हमें दिख रही है। बट जो इनका साइंटिफिक इक्विपमेंट वाला सेगमेंट इन्होंने नया स्टार्ट किया है, यहाँ पर ये कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ बल्क मैन्युफैक्चरिंग। अगर ये बल्क मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते, नॉर्मल बेसिक इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे होते, तो ये भी कॉस्ट लीडरशिप में चले जाते। बट सिंस उनका जो गोल है वो क्या है, टू कमांड हायर मार्जिन्स एंड स्ट्रेंथन इट्स कंपेटिटिव पोजीशनिंग इन दिस नीश सेगमेंट, तो वहाँ पर वो अगर उनको मार्जिन्स भी ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर दे कैन एम फॉर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। ठीक है, तो कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज होती हैं जो माइकल ई पोर्टर ने हमें दी थी। कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज ये दो टाइप्स की होती हैं, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है, आप प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइसेस पर सेल करते हो, बल्क में चीज़ें सेल करते हो। डिफरेंशिएशन में आप हाईली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, हाईली प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हो एट अ प्रीमियम प्राइस। सो वही चीज़ हमने यहाँ पे एनालाइज की इन रिगार्ड्स टू दिस कंज्यूमर जो इनका मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट था एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट। Subsequently, 3CL began receiving orders from multiple clients for customized equipments। उनको orders भी आने लग गए। One such order was placed by Life Sciences Research Private Limited। अब एक और यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, Life Sciences Research Private Limited, for the manufacture and supply of 150 highly specialized scientific apparatus। उनको 150 apparatus चाहिए। Since the equipment was intended for scientific experimentation, the customer provided detailed technical drawings and specifications। उन्होंने अपने specifications बता दिए। सो ऑर्डर फाइनलाइज हो गया था 3 जनवरी को। इमीडिएटली देयर आफ्टर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वर कमेंस्ड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो उन्होंने प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट द एंटायर ऑर्डर वॉज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months। 1 साल के अंदर इनको डिलीवर करना था फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब 3 जनवरी तो 2 जनवरी 2026 को इनको डिलीवर करना था। Production progressed as planned and approximately 50% of the ordered units were delivered by September 2025। तो 50% यूनिट्स तो उन्होंने ऑलरेडी डिलीवर करी हुई हैं। ओके, हाउएवर इन नवंबर 2025 LRPL requested a postponement of further delivery citing liquidity constraints। तो बचे हुए 50% का उन्होंने पोस्टपोन करा दिया कि हम बाद में डिलीवरी करवाएंगे बिकॉज वी आर हैविंग लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स। The company further requested 3CL to suspend delivery of completed goods and discontinue the production of remaining items। उन्होंने कहा कि बची हुई डिलीवरी अब आप डिसकंटिन्यू ही कर दो, ठीक है, डिलीवरी भी नहीं करेंगे और जब बाकी जो प्रोडक्शन है उसको भी डिसकंटिन्यू कर दो। इन व्यू ऑफ द डेटेरियोरेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ LRPL एंड कंटिन्यूड नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज 3CL इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग्स। क्योंकि अगर आप देखो 50% वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, इसके उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स क्रिएट किए हुए होंगे बट इसकी कोई पेमेंट रिसीव हमें नहीं हुई है। बैलेंस 50% के लिए एक तो उन्होंने डिलीवरी सस्पेंड करा दी है प्लस प्रोडक्शन भी हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा है क्योंकि वो डिलीवरी लेने के लिए तैयार ही नहीं है।
As on 31st March 2026, the exposure of 3CL relating to LRPL stood as follows. तो WIP जो है उनका 1 करोड़ का है, साइंटिफिक अपरेटस फिनिश्ड गुड्स 2 करोड़ के हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास 3 करोड़ का है। तो ये जो 2 करोड़ हम ऑलरेडी बना चुके हैं ये वो है, प्लस वर्क इन प्रोग्रेस जो बचे हुए 50% का चल रहा था ये वो है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमने कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो कर दिया होगा। और जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो हमारे पास 3 करोड़ के हैं। ठीक है, तो मतलब हम अगर देखना चाहें इंडेक्स 2 अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो मेरे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है अभी इस टाइम पर WIP प्लस फिनिश्ड गुड्स, अभी मैंने ये नहीं देखा कि आगे इन्होंने NRV वगैरह दी हुई है यानी, तो मुझे 1 + 2 3 करोड़ की मुझे अपनी इन्वेंट्री पता है और ट्रेड रिसीवेबल्स भी मेरे पास 3 करोड़ के हैं। एज पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव ड्यूरिंग फाइनेंशियल 25-26 3CL ऑल्सो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद गल्फ ग्लासवेयर इंक। मतलब अच्छा यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो गई, अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। A UAE based company for the supply of consumer glassware products. Under the agreement, 3CL is required to deliver the goods to Consumer Retail Limited, a company located in Karnataka. अच्छा, तो GGI जो कि UAE में लोकेटेड है उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं CRL को जो कि इंडिया में ही लोकेटेड है। अगर आप इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखो, ये हो गया GGI, ये हो गया हमारा 3CL और तीसरी एंटिटी क्या है CRL। अब इनके बीच में हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक कि जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ डिलीवर होने हैं CRL के पास। CRL कहाँ है? इंडिया में है। हम कहाँ हैं? हम भी इंडिया में हैं। ये कहाँ है? ये UAE में है। ठीक है, थोड़ी ट्रांजैक्शन ऐसी चीज़ें आप ड्रॉ कर लो ना तो थोड़ी ट्रांजैक्शन में क्लैरिटी आ जाती है कि ट्रांजैक्शन एक्चुअल में है क्या। आगे बढ़ते हैं। देयर बाय इंटीग्रेटिंग इट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सप्लाई चेन ऑपरेशंस। ठीक है, GGI रेमिट्स 40,000 UAE dirhams टू 3CL इन फुल सेटलमेंट ऑफ इट्स ऑर्डर। तो इसको इन्होंने 40,000 UAE dirham भी दे दिए हैं, किसने? GGI ने 3CL को। अब अगर मुझे ध्यान से बताओ, क्या ये एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में कवर होगा? क्या ये एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में कवर होगा? बिकॉज प्रोडक्ट्स किसने बनाए होंगी? 3CL ने। दूसरा कलर ले लेते हैं। सो यहाँ पे प्रोडक्ट्स किसने बनाए होंगे? 3CL ने, राइट। और 3CL ने बेचे किसको हैं? 3CL ने बेचे हैं CRL को। और ये CRL कौन है? CRL एक इंडियन कंपनी है, राइट। तो अगर मैं कहूँ GGI भले से ही मेरा UAE दुबई में सिचुएटेड है, बट उसने मुझे यानी 3CL इंडिया में बैठे हुए 3CL को बोला कि तुम इंडिया में ही बैठे हुए CRL को जाकर वो गुड्स दे दो। सो दिस मीन्स गुड्स तो इंडिया में ही थे और इंडिया टू इंडिया ही ट्रांसफ़र हुए हैं। तो क्या गुड्स आउटसाइड इंडिया गए? आंसर इज नो। और अगर हम एक्सपोर्ट की डेफिनेशन देखें तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है टेकिंग द गुड्स आउटसाइड इंडिया, और इंडिया यहाँ पे इंडिया की डेफिनेशन जो है वो कवर होगी। तो एक बार आप इंडिया की डेफिनेशन अच्छे से देख लेना कि इंडिया की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या कवर होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो किसी को कन्फ्यूजन आ सकती है, ठीक है, कोई कंफ्यूज भी हो सकता है। यहाँ पर मैं बताती हूँ किस चीज़ के रिगार्डिंग। यहाँ पर उन्होंने लिखा GGI रेमिट्स 40,000 UAE dirham टू 3CL इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन से, क्योंकि वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको जो भी फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है वो आ जाना चाहिए। तो वहाँ पर से अगर आप सर्विस वाली डेफिनेशन लगा दोगे तो आपकी गलती हो जाएगी। ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर जो बात चल रही है गुड्स की चल रही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे है CA नितिन जोशी, द इंटरनल ऑडिटर हैज़ जॉइंड 3CL टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल्स अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो उनको एज इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर अपॉइंट किया है। एज अ न्यू ज्वाइनर he intends to focus on evaluating the internal check system within the company and has recorded certain observations which are provided in Annexure 2। तो अभी Annexure 2 भी हम रीड करेंगे। ओके, अब इन्होंने Annexure 1 दे दिया। देखो मैं आपको बताऊँ Annexure 1 में ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है, सिर्फ एक बेसिक कन्वर्सेशन है जो भी वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। ठीक है, तो जो ऊपर उन्होंने बताया था ना कि हम इतना इंक्रीज़ करेंगे, 10% का इंक्रीज़ करेंगे, ये सब करेंगे, ये यहाँ पर से
एक सेकेंड, ऊपर क्या उन्होंने बताया था? ला 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 नहीं, देखो मैं आपको बता दूं, अभी हम इस पूरी वीडियो में देखो पूरा ये नहीं पढ़ेंगे एनेक्जर वन, क्योंकि बहुत बड़ा एनेक्जर वन है। इसमें जो काम की बात है वो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। टाना टाना टाना, एक तो अनीता वाला पैकेज के अनीता वाला डायलॉग, ठीक है, अनीता भाभी नहीं, अनीता कोई होगी ये, ठीक है। टू अचीव हायर सेल्स वॉल्यूम फॉर बेकिंग ग्लासवेयर वी वुड रिक्वायर इंक्रीमेंटल मार्केटिंग एलोकेशन। तो इनको कुछ मार्केटिंग एलोकेशन चाहिए, इंक्रीमेंटल मार्केटिंग एलोकेशन ऑफ 1 लाख। तो यानी कि ये इनकी एडिशनल कॉस्ट लगेगी जो इनको अपने रेवेन्यू बढ़ाना है, राइट, अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, उसके लिए इनको इंक्रीमेंटल मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी। और ये कॉस्ट लगाकर दे एस्टिमेट दैट द सेल्स वॉल्यूम कैन इंक्रीज बाय 10% ओवर द करंट एनुअल सेल्स लेवल ऑफ 80,000 यूनिट्स। दिस इम्प्लाइज दैट कि इनका जो अब नया सेल्स लेवल होगा वो कितना होगा, 88K यूनिट्स का। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये आप पढ़ लेना खुद से, क्योंकि हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो हम ये पूरा 1 to 1 नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको इसमें से वो चीज़ बता देती हूँ उस पूरे डायलॉग में से कि काम की बात कहाँ लिखी हुई है, राइट। फिर आपका ये आ जाता है नागराज वाला पैसेज। इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर वो लोग बात करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों की, वैल्यू एडिंग, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ की, और वो कहते हैं फॉर द बेकिंग ग्लासवेयर दिस लाइन वुड इन्वॉल्व एन एनुअल ग्रुप बोनस ऑफ ₹1 लाख। तो एनुअल ग्रुप बोनस तो उन्होंने हमें ऊपर बता दिया था, प्लस एडिशनल 10 पर आवर इंक्रीज इन द लेबर रेट। तो हमें यहाँ से 2 इन्फॉर्मेशन मिलती हैं कि पहली इन्फॉर्मेशन तो हमें क्या मिलती है, नंबर 1 जो इनकी इंक्रीमेंटल मार्केटिंग कॉस्ट है वो इनकी कितनी आ जाएगी, 1 लाख की, राइट। दूसरी चीज़, ये ग्रुप बोनस देने वाले हैं अमाउंटिंग टू ₹1 लाख, राइट। प्लस ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, किससे, एट द रेट ऑफ ₹10 पर आवर है, यस 10 पर आवर से इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। एनेक्जर 2 रीड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आप ये चीज़ खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा, वैसे देखो ऐसा करना नहीं एग्ज़ाम में, पूरा ही पढ़ लेना, क्योंकि होता क्या है ना, हो सकता है यहाँ पे वो कोई कंसेप्ट डिस्कस कर लें जो आपके SCPM से रिलेटेड हो सकता है कि वो SCPM से रिलेटेड कोई कंसेप्ट डिस्कस कर लें और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नीचे पूछ लें। तो अगर आपने ये पूरा एनेक्चर अच्छे से रीड नहीं किया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बट सिंस मैंने ये एक बार रीड कर लिया है तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें और कुछ काम का नहीं है, सिर्फ यही पार्ट काम का था। इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि किस तरीके से ये अपना इंक्रीमेंट और जो इनको लेबर आवर कम करने थे, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन टाइम लग रहा था उसको जो कम करना था वो किस तरीके से करने वाले हैं, राइट। ओके, ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। एनेक्चर 2 हमें रीड करना है, वाई, बिकॉज वहाँ पे नितिन जोशी के बारे में बताया, क्योंकि ऊपर हमें कोई इसकी ऑब्जर्वेशन दी नहीं हुई थी। पढ़ते हैं, नितिन जोशी, ऑब्जर्वेशन अबाउट द इंटरनल चेक सिस्टम, ठीक है, जो इंटरनल चेक सिस्टम उन्हें इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंट किया गया है वो बता रहे हैं। Dear Preetham, I have been reviewing the internal check system at 3CL with the objective of understanding the overall bookkeeping framework and the allocation of duties among the staff members. An effective internal check system is one in which no single individual is responsible for executing and recording all aspects of the transaction. बिल्कुल ठीक बात है कि एक बंदे के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए executing and recording all aspects of the transaction, right? Proper segregation of duties होना चाहिए, ठीक है, एंड मल्टीपल लेवल्स ऑफ वेरिफिकेशन टू हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, देयरबाय स्ट्रेंथनिंग द इंटीग्रिटी एंड reliability of the company's financial and operational processes. Since transactions are subjected to independent scrutiny, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स की इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी और क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, द रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन और ओवरसाइट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका ऑलरेडी रिस्क जो है कम हो जाएगा, ठीक है, आपका रिस्क जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने हमें थोड़ा सा कंसेप्ट बताया। अब ड्यूरिंग माय रिव्यू, मतलब नीतीश का जो रिव्यू है, नितिन है नीतीश या नितिन का जो रिव्यू है, आई हैव नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टिंग इंटरनल चेक सिस्टम।
द हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट मिस्टर अमित राठौर ओके एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द परचेजिंग फंक्शन, मतलब परचेजिंग फंक्शन के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल है। तो जितनी भी जो भी एक्टिविटीज़ परचेजिंग फंक्शन के अंदर हो रही होंगी वो सारी अमित राठौड़ को पता होंगी, इंक्लूडिंग प्लेसिंग ऑर्डर्स, रिसीविंग गुड्स एंड अप्रूविंग पेमेंट्स टू सप्लायर्स। देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट रिव्यू, कोई रिव्यू भी नहीं है, सुपरवाइजरी ओवरसाइट भी नहीं है, एंड इज एक्शंस बाय अनदर रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल रिजल्टिंग इन अ लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, हमें समझ आ गया विद इन द प्रोक्योरमेंट साइकिल कि यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं SOD आपका एबसेंट है। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी हैव बीन परफॉर्मिंग द सेम रोल्स फॉर मोर देन 5 years। तो मतलब जॉब रोटेशन नहीं है, यहाँ पर जॉब रोटेशन भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, विदाउट जॉब रोटेशन। ठीक है, आगे बोल ही दिया उन्होंने। इन पर्टिकुलर द फाइनेंस मैनेजर मिस नेहा हैज़ कंटिन्यूड इन द सेम पोजीशन। तो मिस नेहा जो CFO हैं सिंस ज्वाइनिंग द कंपनी विदाउट एनी पीरियोडिक रोटेशन और रीअसाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तब से सेम ही काम कर रही हैं। ठीक है। द स्टोर मैनेजर मिस्टर विकास गुप्ता हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल कस्टडी ऑफ इन्वेंट्री, जिसके पास देखो जिसके पास फिजिकल कस्टडी है उसी के पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। द कंसंट्रेशन ऑफ कस्टोडियल एंड रिकॉर्डिंग फंक्शंस इन द सेम इंडिविजुअल वीकन्स द इंटरनल चेक मैकेनिज्म एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट और मिसअप्रोप्रिएशन गोइंग अनडिटेक्टेड। ठीक है, तो भाई कस्टडी एंड क्या बोलते हैं इसको, रिकॉर्डिंग विद सेम पर्सन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम पर्सन के पास है, विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हमारी केस स्टडी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। देखो ये काफ़ी सिंपल केस स्टडी थी। फर्स्ट वाली केस स्टडी में हमने ज़्यादा चीज़ें देखी, सेकंड वाली केस स्टडी कंपैरेटिवली थोड़ी सीधी केस स्टडी थी। अब हम इसके ज़रा फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है एनालाइजिंग द कंपनीज अप्रोच टू कॉस्ट रिडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल रिस्क ऑफ सच कोर्स ऑफ एक्शन। देखो अभी हमने देखा कि ये लोग बात कर रहे थे कि जो इनका ग्लास है बेकिंग ग्लासवेयर, ठीक है, इसमें ये प्रोडक्शन टाइम को जो है रिड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप बताओ प्रोडक्शन टाइम अगर रिड्यूस होगा, देखो दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपकी अगर आप प्रोडक्शन टाइम को रिड्यूस कर रहे हो, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इफ़ यू आर रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन टाइम, क्या लिखा जा रहा है, प्रोडक्शन टाइम, सो दिस इम्प्लाइज दैट आप कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ छेड़खानी कर रहे हो, क्वालिटी आपकी सैबोटाज हो सकती है, राइट। बट ये सिनेरियो कब नहीं होगा, जब आपके पास, अब ये सिनेरियो कब नहीं होगा, जब आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, राइट, या आपके पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे आप कम टाइम में चीज़ को अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो सेम क्वालिटी के साथ। अगर आप फालतू में प्रोडक्शन टाइम कम कर दोगे तो जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, जो भी वर्कर्स होंगे, उनको अपना प्रिसिशन दिखाने का प्रिसिशन वो ढंग से नहीं दिखा पाएंगे, राइट, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे अगर आप उन पे प्रेशर डालोगे कि आपको टाइम कम यूज़ करना है, राइट। अगर आपके पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसकी वजह से, या कोई न्यू स्किल आप अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाते हो जिसकी वजह से वो काम को कम देर में कर सकते हैं, तो फिर आपके प्रोडक्शन टाइम कम होने से आपकी क्वालिटी हैम्पर नहीं होगी। बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि इनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट, या कुछ ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, हमें एम्प्लॉयज़ पर अनड्यू प्रेशर नहीं बनाना पड़ेगा। अब एम्प्लॉयज़ पर अनड्यू प्रेशर ये किस तरीके से बना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि 10% आपको इंक्रीज़ मिलेगा आपके लेबर रेट में, प्लस 1 लाख का बोनस मिलेगा अगर आप रिडक्शन करके लेके आओगे। तो अब उनके पास एक मॉनेटरी उनको इंसेंटिव दिया उन्होंने, ठीक है। कहने को मॉनेटरी इंसेंटिव देना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मॉनेटरी इंसेंटिव देना, बट ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है उनके ऊपर कि अगर हमने काम को जल्दी नहीं किया तो हमें ये मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मुझे फटाफट जो है इसको कम करना है, प्रोडक्शन टाइम कम करना है। सारे एम्प्लॉयज़ मिल बैठ के यही सोचेंगे, समझ रहे हो आप बात को। तो इसी वजह से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम उसको ध्यान से देखें, वो बोलते हैं एनालाइज द कंपनीज अप्रोच टू कॉस्ट रिडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल रिस्क ऑफ सच कोर्स ऑफ एक्शन। अब अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ इसके अंदर
कि यहाँ पर कंपनी सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बोल रही है, जो कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का एक मेन गोल होता है। हम यहाँ पर अगर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन नहीं होना चाहिए, आपको क्वालिटी भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। पूरे कॉन्वर्सेशन में जब आप रीड करोगे तो आप समझोगे, प्लस जो आप ऊपर जो डेटा गिवन था वहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि कि कॉस्ट कम करने के साथ साथ हमें क्वालिटी भी इम्प्रूव करने वाले हैं, क्वालिटी सेम ही रहने वाली है। उनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। दे वांट टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू एंड दे वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है इस चीज़ पे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो एक बार शांति से ये पढ़ लो जो ये पूरी कॉन्वर्सेशन है ना। देखो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही है पूरी कॉन्वर्सेशन करने का, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड चीज़ें हैं, वो सेम ही बात बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से बता दी थी, राइट। ठीक है, अब वो वैलिड पॉइंट बोल रहा है, ठीक है, फिर वो पहले ये पॉइंट समझाएगी, फिर ये वैलिड पॉइंट बोल रहा है, तो वो सब बहुत रिपीटेड है। सो दैट इज़ वाई। तो अब अगर मैं 2.1 देखूँ तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फोकस ऑन स्पीड ओवर क्वालिटी पोटेंशियली इम्पैक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नेगेटिवली, जो हम बात कर रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं डिक्रीज इन लेबर एफिशिएंसी वाइल मेकिंग द प्रोडक्ट। देखो, ऐसा तो हो नहीं रहा है, कॉस्ट अगर हम रिड्यूस करें, उनको बोल रहे हैं कि टाइम कम लगाओ, तो एफिशिएंसी तो मेरी इंक्रीज ही हो रही है ना। अब डिक्रीज इन वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वाइल मेकिंग द प्रोडक्ट, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि जब मेरी लेबर कॉस्ट तो उतनी ही है और वेरिएबल ओवरहेड हम कम कर नहीं रहे हैं, राइट। टाइम हमें अगर कम लगेगा तो मेरी तो एफिशिएंसी उल्टा इंक्रीज हो रही है, राइट, डिक्रीज तो हो नहीं रही है। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो हो ही नहीं सकता, उनका तो मेन एम ही डिक्रीज करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर बन जाता है। देखो, अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से भी फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक कर सकते हो कि बाकी तीन तो बहुत ही इलॉजिकल हैं, राइट। अब 2.2 आता है 3CL ऑपरेट्स इन 2 डिस्टिंक्ट बिजनेस सेगमेंट्स, कंज्यूमर ग्लासवेयर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड इंटेंस प्राइस कंपटीशन एंड customized scientific equipment manufactured against the client specific technical specifications for research laboratories and pharmaceutical companies। तो हमने ऊपर देखा ही था अभी कि इनके दो पार्ट हैं, राइट, इनके दो सेगमेंट्स हैं। कहाँ लिखा था मैंने, कहाँ लिखा था मैंने, वहीं पे नोट किया था। देखो कि इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ठीक है, जिसमें ये डोमेस्टिक चीज़ें बनाए, टी कॉफ़ी मग वाली चीज़ें, और एक इनका प्रीमियम प्रोडक्ट का सेगमेंट है। तो वहाँ पे वो कॉस्ट लीडरशिप वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी लगाएंगे, सिंस ये जो इंडस्ट्री है इनकी प्राइस सेंसिटिव है, राइट। बाकी जो जहाँ पर ये क्या बोलते हैं साइंटिफिक इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, वहाँ पे ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ दी कस्टमर, उसके बेसिस पर इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो वहाँ पे हम प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है। तो अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि आप बताओ, given the structural differences in the industry forces, pricing power and value creation mechanism across these segments, which of the following competitive strategy combinations would be most strategically coherent for 3CL। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देती हूँ। देखो, दो स्ट्रैटेजीज तुम्हें पता है, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। अब कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है ना, जिनका इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं होता है। 3CL का तो बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और वो ये जो दोनों सेगमेंट्स हैं ये टोटली डिफरेंट हैं, सेम उसके नहीं है, राइट। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेम ही सेगमेंट में उसके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, और वो कुछ प्रोडक्ट्स पे तो कॉस्ट लीडरशिप अप्लाई करती है और कुछ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करती है, तो ऐसे सिनेरियोज़ में उनका काम करना मुश्किल हो सकती है। वाई? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स पे अगर आप कॉस्ट लीडरशिप कर रहे हो तो आपको कॉस्ट लीडरशिप का अलग माइंडसेट लेकर के चलना पड़ेगा, राइट। आपको ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी, ऐसे इनोवेशन करना पड़ेगा ताकि आपकी कॉस्ट मिनिमम आए। और डिफरेंशिएशन के टाइम पे आपको इस तरीके से काम को करना पड़ेगा कि आप प्रीमियम चीज़ें दे रहे हो, ठीक है, आपको कॉस्ट के बारे में उस समय नहीं सोचना है। तो वो दो माइंडसेट अगर डिफरेंट अगर आप एक ही मार्केट सेगमेंट के प्रोडक्ट्स पे लगाओगे तो वहाँ पर आप स्टक हो जाओगे। और उसको माइकल ई पोर्टर ने बोला है किस ऑफ डेथ, कि आप किस ऑफ डेथ में फंस सकते हो। तो इसीलिए नॉर्मली तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन करना गलत है, बट सिंस जो एक हमारा 3CL है, एक तो इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं दोनों सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है, इंडस्ट्री फोर्सेस के अंदर, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकता है। तो अब अगर हम सिंपली बताएं तो हमें तो आंसर पता है, ठीक है। वो डोमेस्टिक वालों के लिए
कॉस्ट लीडरशिप और बाकी के लिए डिफरेंशिएशन. इम्प्लीमेंट कॉस्ट लीडरशिप फॉर कंज्यूमर ग्लासवेयर डिवीजन वाइल परस्यूइंग फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉर साइंटिफिक इक्विपमेंट डिवीजन. आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें. 2.3 determine whether the transaction with Gulf Glassware Inc. will qualify as export of goods under GST. तो मैंने पहले ही बता दिया था, नो राइट, हमने पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लिया. यहाँ पे फॉर ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेंशन्ड इन एनेक्सर 2 मैच विच प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम इज वायलेटेड. अगर मैं अमित राठौर की बात करूँ तो यहाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं थे, राइट. उनके पास पूरा परचेजिंग फंक्शन था. कहाँ गया ये वाला ऑप्शन सी. फंक्शंस ऑफ नेहा शाह क्या था उनके पास, हाँ वो कई सालों से एक ही पोजीशन पर थी, तो रोटेशन ऑफ जॉब रोटेशन नहीं था. तो स्टाफ ड्यूटी शुड बी रोटेटेड पीरियोडिकली. तो ये यहाँ पर नेहा बी पर, और हमें विकास गुप्ता के पास फिजिकल कस्टडी और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स दोनों ही थे, राइट. तो मेरा सी ए बी, तो मेरा ये वाला ऑप्शन आ जाता. सिंपल है, देखो कोई मुश्किल थी नहीं इसमें. The annual group bonus payable to the production team is deductible for the income tax purpose only if which of the following conditions are satisfied. तो देखो हमें पता था कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी. नंबर 1, पेमेंट इज मेड बाय 3CL टू द एम्प्लॉइज ऑन और बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 March 2027. पेमेंट इज मेड बाय 3CL टू द एम्प्लॉइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, ठीक है. द अमाउंट इज नॉट इन द नेचर ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, द पेमेंट इज एक्चुअली मेड टू द एम्प्लॉइज. तो मेरी 1, 2 एंड 4 यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, राइट. गलत कर दिया क्या हमने? 2, 3 एंड 4, हाँ राइट. देखो यहाँ इससे कोई सेंस नहीं है ना, असेसमेंट ईयर के एंड पे करने से कोई सेंस नहीं है. हमें तो रिटर्न फाइल करने के एंड तक करना होता है ना, राइट. तो मेरी ये 3 तो सेटिस्फाइड है, ये गलत है, ठीक है. समझे बात को, कहाँ कन्फ्यूजन हो गई. 31 March 2027 से तो कोई मतलब ही नहीं है ना इनकम टैक्स के अंदर. मुझे ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द इनकम टैक्स रिटर्न तब तक पे कर देना चाहिए, ठीक है. या तो मेरा जो अमाउंट है इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका मुझे नहीं मिलेगा, राइट, डिडक्शन. और पेमेंट मैंने एक्चुअली एम्प्लॉयज़ को दे दी होनी चाहिए, राइट. अगर मैंने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं दी तो फिर तो मैं डिडक्शन ले ही नहीं सकती, प्रोविजन पे हम डिडक्शन नहीं ले सकते, राइट. और जिस फाइनेंशियल ईयर में मैंने पे करा होगा उसी फाइनेंशियल ईयर में जाकर मैं डिडक्शन ले पाऊंगी इसका, राइट. अब 2.6 देख लेते हैं. 3CL इज एक्वायरिंग STL in order to build business sustainability by pivoting from customer glassware that has reached maturity in its product life cycle to scientific equipments that is in growth phase of the life cycle. देखो यहाँ पे उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से लाइफ साइकिल भी थोड़ा सा समझा दिया क्वेश्चन के अंदर. अब उसका रीज़न वो लोग क्या दे रहे हैं, सच हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन विल इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिड्यूस इंडस्ट्री राइवलरी फॉर 3CL's एग्जिस्टिंग बिजनेस. देखो अब ये समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा ये हॉरिजॉन्टल जो भी है, ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ये होता क्या. देखो मैं आपको बताती हूँ, 2 टाइप के इंटीग्रेशंस होते हैं, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. इसको भी थोड़ा साइड में करते हैं, ठीक है. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं. वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है ना कि आप अपनी सप्लाई चेन के अंदर ही जो आपकी पूरी सप्लाई चेन है उसी में आप एक्वायर करोगे, या तो अपने सप्लायर को एक्वायर कर लोगे, राइट, या फिर अपने आगे चल के किसी रिटेलर या जो आगे आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसको एक्वायर करोगे, ठीक है. तो ये आप अपवर्ड कर सकते हो और डाउनवर्ड कर सकते हो, क्योंकि सप्लाई चेन आपकी अपवर्ड या डाउनवर्ड ही चलती है, राइट. हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि सेम इंडस्ट्री में अगर आपकी जैसे साइंटिफिक इक्विपमेंट की है इनकी, ठीक है, अगर ये साइंटिफिक इक्विपमेंट्स ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने में इनको कोई और कंपटीशन फेस हो रहा है और उन्हें लगता है कि हम अगर इस कंपटीशन को एक्वायर कर लेंगे तो हमारा कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, प्लस इसके पास जितनी नॉलेज होगी, जितना टेक्निकल नो होगा, जो इससे सिनर्जी जनरेट होगी वो अलग होगी, राइट. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे किसने किया था, जैसे फेसबुक ने किया था. फेसबुक ने कितने लोगों को एक्वायर कर रखा है, व्हाट्सएप को एक्वायर कर रखा है, राइट, इंस्टाग्राम को एक्वायर कर रखा है, ठीक है, सब कुछ मिला जुला के इसने मेटा बना दिया अपना, राइट. तो फेसबुक ने क्या देखा कि व्हाट्सएप से इनको कंपटीशन आ रहा है, इंस्टाग्राम से इनको कंपटीशन आ रहा है फेसबुक को, तो फेसबुक ने बोला कि दोनों को हम एक्वायर कर लेते हैं मोटा पैसा दे के, ठीक है, मनी दो इनको और हम अपनी मेटा बनाएंगे. तो अब हमें क्या समझ आया इससे
कि अगर मेरा सेम इंडस्ट्री के अंदर, ध्यान रखना, एक्विजिशन ऑफ सेम इंडस्ट्री राइवल, तो मेरा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में वो फॉल करेगा, वरना वो नॉर्मल एक्विजिशन है। अब अगर हम अपने केस के अंदर देखें, जो 3CL है, हम इसको वापस से इधर कर देते हैं, जो हमारा 3CL है, अगर मैं 3CL की बात करूं तो ये मेरा एक तो कंज्यूमर ग्लासवेयर में है, राइट, और जो साइंटिफिक इक्विपमेंट वाला है ये अभी सोच रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए, सोच रहे हैं, ये इस चीज़ को ऑलरेडी प्रोड्यूस नहीं करते, और इस सोच के चलते ही इन्होंने STL को अक्वायर करने का प्लान किया, राइट। तो क्या ये सेम इंडस्ट्री राइवल है? तो क्या 3CL एंड STL सेम इंडस्ट्री राइवल है? आंसर इज बोलो आंसर इज नो। तो क्या ये मेरा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हुआ? आंसर इज नो। तो क्या मेरा रीज़न करेक्ट है ये वाला नीचे वाला? आंसर इज नो, है ना। ये पॉइंट इनका बिल्कुल ठीक है कि भाई इनसे इनकी मैच्योरिटी, ठीक है, इक्विपमेंट, ये वो, इनको मतलब फैक्ट दे दिया बेसिकली इन्होंने, बट क्या इस फैक्ट का रीज़न ये है? तो फिर मेरा ऑप्शन सी आ जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। गॉट इट। अब 2.7 देखते हैं। कैलकुलेट द करंट प्रॉफिट ऑफ बिग ग्लासवेयर प्रोडक्ट एंड द टारगेट प्रॉफिट टू बी अचीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो हमें ऊपर डिटेल्स दी हुई थी, तो उससे हम पहले करंट प्रॉफिट निकालेंगे, देन करंट प्रॉफिट निकालने के बाद वील कैलकुलेट टारगेट प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने हमें क्या कॉस्ट्स दी हुई थी। अब टारगेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? देखो, उन्होंने बोला कि 10% से इंक्रीज़ होना चाहिए, राइट। तो मेरा प्रॉफिट भी कॉन्सिक्वेंटली 10% से इंक्रीज़ होना चाहिए, तो मेरा प्रॉफिट हम इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद हम उसमें अपना क्या कहते हैं, कॉस्ट वगैरह का एडजस्टमेंट करेंगे और निकालेंगे कि मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। अब प्रॉफिट क्या है, दूसरा क्या है, कैलकुलेट द टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट एंड द टाइम टू बी रिड्यूस्ड पर यूनिट, ठीक है। चलो हम इसका सॉल्यूशन से देख के ही इसको मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से, ठीक है। घबराने वाली कोई बात है नहीं, इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो वो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑफ बेकिंग ग्लासवेयर, करंट ईयर का प्रॉफिट आप सिंपली निकाल सकते हो, सारी चीज़ें गिवन है, राइट। फिक्स कॉस्ट वगैरह देखो, बाद की जो उनकी 1 लाख का ग्रुप बोनस है, 1 लाख की उनकी मार्केटिंग कॉस्ट है, वो करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, राइट। तो वो आपको इसमें नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो मेरा करंट प्रॉफिट 1.4 करोड़ आ गया। अब उन्होंने बोला था कि उन्हें 10% का इंक्रीमेंट चाहिए, तो 10% का इंक्रीमेंट चाहिए, तो मेरा टारगेट प्रॉफिट कितना होगा? 110% ऑफ 1.4 CR विच इज़ 1.54 करोड़, राइट। तो मेरा फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया। सेकेंड पार्ट में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप टारगेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट और टाइम टू बी रिड्यूस्ड पर यूनिट मुझे कैलकुलेट करके दो। तो मुझे सिंपल सी बात बताओ, पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि करंट में कितना टाइम लगता है, वो उन्होंने मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखो ऊपर जाके, उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि मुझे 1 यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, क्वेश्चन में आगे सॉल्व करने से पहले आप ध्यान से देखना कि इन्होंने क्या किया है ना, इसको आंसर करते वक्त सिंपली कैलकुलेशन नहीं की है। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है, ठीक है, फैक्ट क्या है कि भाई करंट प्रोडक्शन टाइम 3 आवर्स पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो प्रीतम को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। देयरफॉर सजेस्टेड बाय नागराज, वैल्यू एनालिसिस इज यूज्ड टू एलिमिनेट वेस्ट एंड स्ट्रीमलाइन एक्टिविटीज सो दैट इट कैन यील्ड टू कॉस्ट सेविंग्स टू वर्क बैक ऑन द टारगेट प्रोडक्शन टाइम। इनका ये डिसाइड हुआ था कि हम प्रोडक्शन टाइम को कम कर देंगे। तो फिर अब वी नीड टू नो व्हाट इज़ द टारगेट कॉस्ट टू बी अचीव्ड इन ऑर्डर टू यील्ड द प्रॉफिट ऑफ 1.4 करोड़। तो उसने उसका पूरा रीज़न दिया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अब टारगेट सेल्स उन्होंने निकाली कि 88,000 यूनिट्स अप टू 10% मुझे टारगेट सेल्स अपनी करनी है, राइट। तो 80,000 मेरी पहले थी, तो अब 88 के यूनिट्स होगी, राइट। सेलिंग प्राइस मेरी सेम रहेगी, कोई रीडिज़ाइनिंग हम नहीं करें, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी चेंज नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरी लेबर ओवरहेड कॉस्ट कम होगी, लेबर कॉस्ट मेरी कम होगी, राइट, ठीक है। ओवरहेड सेम रहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, प्लस 2 कॉस्ट और ऐड होंगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो टारगेट सेल्स वैल्यू इतनी है, ठीक है, 44। टारगेट प्रॉफिट हमने उसमें से माइनस कर दिया, राइट। तो मेरे पास टारगेट कॉस्ट आ गई, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 88,000 एट द रेट 150 पर यूनिट। देखो इसमें से, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी लेस कर देंगे हम, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट कितनी है मेरी, ऊपर गिवन है, इस वाले में गिवन थी ना, हमारे क्वेश्चन में गिवन थी 150।
मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। उसके बाद मैंने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी 2 लाख की जो ऑलरेडी गिवन थी। फिर प्रपोज्ड इंक्रीज इन मार्केटिंग 1 लाख, प्रपोज्ड बोनस 1 लाख। तो मेरे पास जो वेरिएबल ओवरहेड प्लस डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो मेरे पास 1.32 करोड़ की आ जाती है, राइट। अब इस कॉस्ट में से हमें निकालना पड़ेगा कि मेरा वेरिएबल ओवरहेड का पार्ट कितना है और डायरेक्ट लेबर का पार्ट कितना है। वो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें ऊपर गिवन है, इफ़ यू सी हियर मुझे यहाँ पर गिवन है कि मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 90 पर यूनिट है और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट 60 पर यूनिट है। अब मुझे पता है कि एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे की कॉस्ट कितनी हो गई 90/3 विच इज़ ₹30 पर आवर, है ना। और वेरिएबल ओवरहेड की कितनी होगी 60/3 इक्वल्स टू ₹20 पर आवर। ऑल राइट, तो मुझे पता चल गया मेरी इतनी है। अब उन्होंने बोला कि मुझे लेबर कॉस्ट को 10 रुपये से इंक्रीज़ करना है, तो मेरे पास कितनी कॉस्ट आ गई ₹40, ठीक है। तो मेरी पहले DL प्लस वेरिएबल ओवरहेड मेरे पास कितने थे ₹50 के, और अब मेरे पास DL प्लस वेरिएबल ओवरहेड मेरे पास कितने रुपीज़ के ₹60 के। अब आप मुझे बताओ मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी आ रही है। मेरी टारगेट जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी बन रही है, वो बन रही है मेरी 1.32 CR, राइट, 1.32 CR। अब अगर मैं अपने ये मेरी 1.32 CR कितनी है टोटल यूनिट्स के बेसिस पर, राइट। तो अब मुझे जो ये मेरा पर आवर रेट आया था इसको मुझे यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, एग्जिस्टिंग DL प्लस वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट मेरी 150 पर यूनिट है, राइट। पर आवर रेट मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, मेरा कितना आ गया 50 पर आवर, जो ऊपर भी हमने कैलकुलेट किया था। अब कॉस्ट चेंज होगी नहीं आपकी, ठीक है, एज वी आर रिड्यूसिंग टाइम टेकन एंड गिवन बोनस, ठीक है। कॉस्ट मेरी उतनी ही रहेगी। वेरिएबल ओवरहेड यूनिट अभी भी मेरा 150 ही आएगा, मुझे आपको देखो पर यूनिट मेरा 50 था, राइट, पुराना रेट। नया रेट मुझे पर आवर पता है 60, बट मुझे नया आवर नहीं पता, एक यूनिट के लिए मुझे कितने आवर्स लगेंगे मुझे वो नहीं पता। मुझे सिर्फ यूनिट का मुझे सिर्फ रेट पर आवर पता है 60 रुपीज़ का। तो मुझे ये पता चल जाएगा, देखो टोटल कॉस्ट मेरी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिंपली बोला है, देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो मैं सिंपली बताती हूँ। उन्होंने बोला है टोटल कॉस्ट जो होगी DL प्लस वेरिएबल ओवरहेड वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इतनी ही रहेगी, ठीक है। कॉस्ट हम रिड्यूस किस तरीके से कर रहे हैं, अगर मैं टाइम को कम कर दूं, ठीक है, तो मैं ज़्यादा यूनिट्स उतने ही टाइम में प्रोड्यूस कर सकती हूँ, राइट। अगर मैं पहले 10 यूनिट मान लो 3 घंटे में प्रोड्यूस कर रही थी, तो अगर मैं टाइम को 1 घंटे से कम कर दूँ, लेट्स से मैंने 2 आवर्स कर दिया, तो हो सकता है ना मैं 15 यूनिट्स 3 घंटे में प्रोड्यूस कर पाऊँ, 15 यूनिट्स 3 आवर्स में प्रोड्यूस कर पाऊँ, हो सकता है ना, सब पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो उनका यही पॉइंट है कि हमें कॉस्ट को कम नहीं करना है, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट रहने वाली है वो 150 पर यूनिट ही रहेगी। मेरा टाइम चेंज हो रहा है, अदरवाइज़ अगर आप पर यूनिट कॉस्ट को भी चेंज कर दोगे तो टाइम में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए मैं यहाँ से फिर टाइम टेकन कैसे निकाल सकती हूँ कि मुझे रेट पर आवर पता चल गया 60, रेट पर यूनिट मेरा कांस्टेंट रहने वाला है 150, दोनों को डिवाइड कर दिया, मुझे पता चल गया कि अब 2.5 घंटे पर यूनिट को 2.5 घंटे एक यूनिट को बनने के लिए लगेंगे, राइट। तो इसका मतलब मुझे रिडक्शन कितना करना पड़ेगा 0.5 आवर्स से 30 मिनट से मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड क्वेश्चन, जो कि कहता है क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन, हाँ, डिटरमाइन द वैल्यूएशन एज डिमांडेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ STL इज जस्टिफाइड इफ नॉट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन व्हाट शुड बी द प्राइस रेंज। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, राइट, कि आप पहले कैश फ्लो उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आओगे, उसकी NPV निकालोगे, राइट। NPV निकालने के बाद शेयर्स से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स से, आपको पता चल जाएगा उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, मार्केट में कितनी आ रही है, हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं और वो क्या आस्क प्राइस है उनकी। तो हम जब तीनों को कंपेयर करेंगे तो हम वहाँ पे आंसर कर पाएंगे। फटाफट से देख लेते हैं इसको।
ठीक है। देखो, शेयर होल्डर्स ऑफ एसटीएल आर डिमांडिंग 90 पर शेयर, ठीक है। तो हमने देखा कि ओके, अब मार्केट प्राइस अगर मैं निकालूँ तो 80 पर शेयर है उसकी, उन्होंने गिवन थी, राइट, गिवन थी हमारे पास। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हमने अगर निकाले तो हमारे पास कितना आया, 87.06 पर शेयर। वो कह रहे हैं 90, मार्केट प्राइस है 80, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वो कह रहे हैं 90, मार्केट प्राइस है 80, राइट। वैल्यूएशन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के बेसिस पर है 85, राइट, 85, सॉरी 85 नहीं है, कितनी है, 87, अभी 87 कंसिडर कर लेते हैं और हम बोल रहे हैं उनको 85 देने के लिए। तो मेरी एक्चुअल करेक्ट रेंज क्या बन जाएगी, 85 से 87 के बीच में, या 85 भी नहीं, 80 से 87 के बीच में, राइट। क्योंकि मेरी मार्केट प्राइस तो 80 है, हम 80 से ज़्यादा तो नहीं देंगे, राइट, और 80 से ज़्यादा, 80 से कम नहीं देंगे और 87 से ज़्यादा नहीं देंगे, राइट। तो मेरी 80 से लेकर 87.08 तक मेरी प्राइस रेंज बन जाएगी। अब बस एक क्वेश्चन बचता है हमारा इंड एस 2 वाला, वो भी फटाफट से देख लेते हैं। देखो, उस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, आई होप आपको उससे चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। 2.8, अब advise 3CL about the provision to be made for the receivables from LRPL and the inventory held by 3CL in respect of this order in the financial statements of 25-26। तो अगर हम ऊपर जाएं, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि उसके बैलेंसेस क्या थे। देखो, 31 मार्च 2026 को उसके पास ये वाले बैलेंसेस थे। वर्क इन प्रोग्रेस का उसके पास 1 करोड़ का बैलेंस था, साइंटिफिक अपरेटस जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनके पास उनका 2 करोड़ का बैलेंस था, और ट्रेड रिसीवेबल्स उसके पास 3 करोड़ के थे। अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करूँ तो सिंपल सी बात है, 31 मार्च 2026 को हमें पता है कि LRPL पे तो खतरा है बैंकरप्सी होने का, राइट, और कई सारे इवेंट्स हो चुके हैं। उसने एक तो पहले डिलीवरी डिले करवाई, फिर प्रोडक्शन बंद करवा दिया, फिर डिलीवरी सस्पेंड ही करवा दी, राइट। तुम्हें पता है वहाँ से पैसे नहीं आने, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे प्रोविज़न रिकग्नाइज करना पड़ेगा अपनी बुक्स में, राइट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ये मुझे रिकग्नाइज करना पड़ेगा। अब अगर मैं इन्वेंट्री के ऊपर आऊँ तो इन्वेंट्री में मुझे कहीं भी ऐसे NRV की वैल्यू नहीं दी हुई है, राइट। मुझे सिर्फ ये अमाउंट्स दी हुई हैं कि ये मेरा 1 करोड़ का अमाउंट है और ये मेरा 2 करोड़ का अमाउंट है। तो यानी मेरी टोटल इन्वेंट्री अभी इस टाइम पे 3 करोड़ की है। अब अगर मैं वर्क इन प्रोग्रेस की बात करूँ तो वर्क इन प्रोग्रेस की NRV पता करना मुश्किल है, तो अज्यूमिंग कि ये कॉस्ट इसकी कम ही होगी, हम इसको कॉस्ट पे रिकग्नाइज कर लेंगे। अगर मैं फिनिश्ड गुड्स की बात करूँ, साइंटिफिक अपरेटस, अब अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये जो साइंटिफिक अपरेटस थे ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर 3CL प्रोड्यूस कर रहा था। ये उन्होंने कोई मार्केट में स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट्स नहीं है, ये कस्टमर की स्पेसिफिक LRPL की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी, उनके बेसिस पर उन्होंने ये अपरेटस प्रोड्यूस किए थे। तो हमारे पास 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो इन अपरेटस का कोई मार्केट होगा या कोई मार्केट नहीं होगा। अगर कोई मार्केट होगा तब तो ठीक है, हम NRV पता कर लेंगे, बट अगर मार्केट है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हमें उसको कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सॉरी, अगर मार्केट है ही नहीं, ठीक है, मार्केट है ही नहीं, तो मुझे पता है कि मार्केट है नहीं, ये बाहर बिकेगा नहीं, तो इसकी NRV मेरी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, राइट। मार्केट है तो 2 सिनेरियोज हो सकते हैं कि NRV मुझे पता है कितनी है, अगर नहीं पता है तो हम उसको कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बट अगर मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसका मतलब मेरी NRV भी 0 होगी। गॉट इट। तो इसी बेसिस पर यही इंड एस 2 की गाइडेंस है, और इसी इंड एस 2 की गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और मैंने आपके लिए जो चार्ट बनाया था हम उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। अरे जूम हो जा, मतलब उसको उधर फेंक देते हैं। देखो, इन्वेंट्री इंड एस 2 कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, ये बेसिक वो है जनरल प्रिंसिपल। अब देखो, आपके पास 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, NRV है, NRV नहीं है। अगर NRV है तो भाई विच एवर इज़ लोअर उस पर रिकॉर्ड कर दो। अगर NRV नहीं है तो अब देखो क्या मार्केट एग्जिस्ट करता है, अगर मार्केट एग्जिस्ट करता है तो आप NRV कैलकुलेट करो। अगर मार्केट एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो NRV तो नील होगी, सिंपल सी बात है। और अगर NRV की कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस के केस में होता है, NRV की कैसे वैल्यू होगी कोई, तो आप उसको कॉस्ट पे मेजर कर लो, अज्यूमिंग इट इज़ लोअर। तो अब अगर आप इसको अच्छे से रीड करोगे इस क्वेश्चन को, देन यू विल कम टू नो कि उनका भी सेम ही कहना है। सो ये आप फटाफट से रीड कर लो, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लैंग्वेज लिखनी है, किस तरीके से इंड एस 2 में आपको बातें बतानी है, ठीक है।
ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं देनी है, प्रॉपर रीजनिंग भी देनी है। अब देखो, सिंस ये ओपन बुक है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम बुक खोल के, ठीक है, गाइडेंस में जाकर उसको लिख सकते हैं, राइट। बट क्या लिखना है ये हमें तभी पता चलेगा जब हमने ये ऑलरेडी पहले से चीज़ें पढ़ रखी होंगी, ठीक है। तो आई रिकमेंड कि केस स्टडी तो एक बार आप खुद से जाके रीड कर लो, केस स्टडी ना भी रीड करो, ये आंसर्स एक बार ज़रूर रीड कर लेना कि ICAI किस तरीके से आंसर लिख रहा है, क्या लैंग्वेज लिख रहा है आंसर में, और उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, राइट। जब आप ये कर लोगे तो आपकी ये वाली केस स्टडी भी फटाफट से बढ़िया तरीके से डन हो जाएगी। अब एक और चीज़ जो मैंने टेलीग्राम पे भी एक PDF शेयर किया था, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अब देखो होता क्या है ना कि जो भी ये हमारी केस स्टडीज़ होती हैं RTP के अंदर, इनमें कई सारे हिडन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाली केस स्टडी के तो मैंने बहुत सारे हिडन कॉन्सेप्ट्स आपको वीडियो के अंदर बता दिए थे, उसका ये डॉक्यूमेंट भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। बट CS2 में जो केस स्टडी 2 है आपकी, इसके अभी हम हिडन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे फटाफट से, और मैं बताऊंगी कि इस शीट की वजह से, इस शीट की मदद से आप ये हिडन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो और आपकी चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे कि हो सकता है कि ICAI इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से केस स्टडीज़ बनाए, राइट। तो अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंडेक्स 2, 37, 109, 115, 103, 108, 36, मतलब ये पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इंडेक्स 2 से तो बन गया, ठीक है, 37, 109, 115, इनसे पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ऑडिटिंग से 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंटरनल चेक का तो भी हमने देखा ही, 570 कैसे अप्लाई हो सकता है, 505 ऑडिट एविडेंस के बारे में पूछा जा सकता है, राइट। कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉज टेक ओवर हो रहा है, राइट। अब LRPL जो है वाइंड अप होने वाला है, मतलब कि उसकी हालत ख़राब है, तो IBC के रेगुलेशन भी हम पे कैसे अप्लाई होंगे ये पता चल जाएगा। वाइंडिंग अप के प्रोविजंस हम पर कैसे अप्लाई होंगे ये हम देख सकते हैं, राइट। LODR, FEMA कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये LODR क्यों एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि जो हमारी 3CL है वो लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से देखो, DCF तो अभी हमने देखा ही, मार्केट प्राइस वैल्यूएशन, FX रिस्क, कैपेक्स, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं अगर और इन्फॉर्मेशन देती जाए तो। डायरेक्ट टैक्सेशन में 43 भी हमसे पूछा, राइट। 3612 डिप्रिसिएशन बिजनेस, 3612 को भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर कोई हो रहा है, राइट, बिजनेस कॉम्बिनेशन का टैक्सेशन। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन से एक्सपोर्ट पूछा, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ सकते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई, ITC क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये इस केस स्टडी के अंदर हम बात करें, अगर आप केस स्टडी ध्यान से रीड करिए तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चंस बन सकते थे, राइट। टारगेट कॉस्टिंग, कंट्रीब्यूशन, वैल्यू एनालिसिस, स्ट्रेटजी, राइट। तो टोटल सारे सब्जेक्ट से मिला के टोटल 42 क्वेश्चंस ICAI पूछ सकता है अगर पूछना चाहे तो, राइट। तो उसी में से मैंने आपके लिए ये शीट बनाई है, तो आप ये पढ़ सकते हो कि इंडेक्स 2 तो ये किस तरीके से, ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अब इंडेक्स 37 कैसे बन सकता है, अब बोनस है तो उसका प्रोविजन कैसे बनेगा, राइट। इज द एप्लीकेशन कंस्ट्रक्टिव वर्सेस लीगल, इज इट प्रोबेबल एंड रिलायबली मेजरेबल। 109 है तो ट्रेड रिसीवेबल्स की कैसे रिकॉर्डिंग होगी। वाइंडिंग अप पिटिशन फाइल है तो ECL डिस्कस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल एंड वेदर अ फुल प्रोविजन इज वारंटेड, मतलब ये कंसेप्ट आप पढ़ सकते हो। 115 रेवेन्यू रिकग्निशन, भाई LRPL का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करें, क्योंकि भाई ये तो इंस्टॉलमेंट में कर रहा है ना, इंस्टॉलमेंट में हमें पैसा दे, मतलब पैसा तो चलो इसने दिया नहीं, बट इंस्टॉलमेंट में ये वाला कॉन्ट्रैक्ट था, राइट। अगर इसने पैसा दिया होता तो किस तरीके से हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करते, राइट। और रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं तो अब क्या ट्रीटमेंट होगा 115 के अकॉर्डिंग। इंडेक्स 21 फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वाला, ठीक है, जो 40,000 UAE दिरहम्स आए थे। फिर 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन की भी अकाउंटिंग पूछी जा सकती है जो उन्होंने STL को एक्वायर किया था। 108 सेगमेंट रिपोर्टिंग, अब एक्विजिशन के बाद सेगमेंट्स भी बन गए हैं उसके, क्योंकि 2 सेगमेंट हो गए, एक तो बेकिंग ग्लासवेयर वाला, बेकिंग ग्लासवेयर नहीं कंज्यूमर ग्लासवेयर वाला, और साइंटिफिक इक्विपमेंट वाला, राइट। इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब LRPL हो गया तो वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, टाइड और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में शो इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है, गुडविल वगैरह डिस्कस करी जा सकती। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट के मैंने ऐसे करके ये क्वेश्चंस, पोटेंशियल क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो निकाले हैं। तो ये आपकी हेल्प करेंगे एक तो कंसेप्ट्स को रिवाइज करने में, प्लस केस स्टडी को एक अलग नज़रिए से देखने में भी आपको हेल्प करेंगे। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज दी सेकेंड वीडियो। आई होप सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम MTP की जो केस स्टडी हैं 5, उनको अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो वो 5 केस स्टडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन सब के लिए भी ऐसी ही शीट मैंने प्रिपेयर की है,
विच विल हेल्प यू अ लॉट इन रिवाइजिंग कंसेप्ट, इन रिवाइजिंग IBS. सो आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें. कोई डाउट हो आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. बाकी जो भी नोट्स हैं, जो भी केस स्टडी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये वाला, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, एनोटेशंस के साथ, ठीक है, जो भी मैंने लिखा हुआ है इसके साथ आपको मिल जाएगा. बट आई होप आपने साथ साथ में नोटिंग्स भी की होंगी, राइट. अपने कुछ छोटे छोटे स्क्रिबलिंग नोट्स तो कुछ करा ही होगा, राइट. उसके साथ आपको ये सब मिल जाएगा. प्लस आपको ये डॉक्यूमेंट भी ऑलरेडी अवेलेबल है टेलीग्राम पे. मैं दोबारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपको कुछ कहना है, ठीक है. जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. सी या.